पैसेंजर्स लेकर उड़ने वाला एक एयरलाइन कंपनी का प्लेन जो अचानक तूफान की वजह से एक खतरनाक आइलैंड पर क्रैश लैंडिंग करता है। वहाँ कोई भी कानून नहीं, सिर्फ हथियारों के दम पर हुकूमत चलती है और अब पायलट के सामने सिर्फ एक ही मिशन है, अपने पैसेंजर्स को जिंदा वापस ले जाना। लेकिन जब आतंकियों का पूरा गैंग जंगल से हमला करने आता है और मासूम लोगों को अपना शिकार बनाने लगता है, तो ये मिशन सिर्फ एक पायलट का नहीं रहता, बल्कि जिंदगी और मौत का भयानक खेल बन जाता। तो कहानी की शुरुआत होती है एक एयरपोर्ट से, जहां पायलट ब्रॉडी तेजी से अपने प्लेन की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी उनकी बेटी की वीडियो कॉल आती है और वो बताती है कि आज सुबह न्यूज में देखा, जिस रूट पर आप जा रहे हो वहाँ का वेदर कंडीशंस बहुत खराब, कई फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, इसलिए प्लीज आप भी घर आ जाओ। ब्रॉडी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, मैंने इससे भी खराब कंडीशन में प्लेन उड़ाया, सब ठीक रहेगा और बहुत जल्द मैं घर वापस आऊँ। इसके बाद ब्रॉडी अपने केबिन की तरफ बढ़ जाता है और अपने को पायलट सैमुअल से मिलता है। लेकिन सैमुअल थोड़ा नर्वस हो रहा था, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद आज वो पहली बार अपनी जिम्मेदारी संभालने वाला था। ब्रॉडी उसे हौसला देता है कि पहली बार ऐसा ही लगता है, पर टेंशन की कोई बात नहीं है। तभी एक एयर होस्टेस मारिया आकर बताती है कि बाहर एक पुलिस ऑफिसर उनसे मिलना चाहता है। बाहर जाते ही ब्रॉडी को बताया जाता कि एक इमरजेंसी ट्रांसफर, डेविड नाम से एक खतरनाक कैदी जिस पर मर्डर का केस है, उसे दूसरी कंट्री की जेल में भेजा जा रहा है। ये आदमी बेहद ताकतवर और खतरनाक है, लेकिन हमें आप पर भरोसा है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी आपको दी जा रही है। ब्रॉडी थोड़ी देर सोचकर कंडीशन समझते हुए राजी हो जाता है, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर डेविड को लेकर प्लेन की सबसे लास्ट सीट पर बैठ जाता है ताकि वो बाकी पैसेंजर्स से दूर रहे। कुछ ही देर में सभी पैसेंजर्स अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते। टेक ऑफ होता है और ऊपर पहुंचते ही प्लेन स्मूथली उड़ने लगता है। ब्रॉडी ऑटो पायलट ऑन करता है और सैमुअल के साथ हल्की फुल्की बातें करने लगता है। अपनी बेटी की फोटो दिखाकर वो कहता है, मेरी पूरी दुनिया बस वही है और उसके अलावा मेरा अपना कोई नहीं है। इधर केबिन में पैसेंजर्स भी सफर एंजॉय कर रहे होते, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं कि थोड़ी ही देर में सब कुछ कितना खतरनाक होने वाला। रात का वक्त और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, तभी अचानक वेदर कंडीशंस बिगड़ने लगे। हवा का रुख बदल जाता है और प्लेन को हल्के हल्के झटके लगने लगते हैं। ब्रॉडी तुरंत अलर्ट हो जाता है और अनाउंसमेंट करता है कि सभी लोग सीट बेल्ट बांध लें। कंट्रोल टावर से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाता। तभी अचानक एक जोरदार बिजली प्लेन से टकराती है और पूरा प्लेन कांप उठता, लाइट्स ब्लिंक होने लगती हैं और प्लेन बेकाबू होकर बुरी तरह हिलने लगता है। ब्रॉडी बार बार कंट्रोल टावर से कनेक्ट करने की कोशिश कर, लेकिन अब नेविगेशन सिस्टम भी काम करना बंद कर चुका। ब्रॉडी सैमुअल से कहता है कि हम अब रिस्क नहीं ले सकते, अगर एक और झटका लगा तो प्लेन टूट सकता है। हमें तुरंत इमरजेंसी बैटरी बैकअप से किसी भी प्लेटफॉर्म पर लैंड करना होगा ताकि क्रैश लैंडिंग से बच सके। जिसके बाद ऊंचाई कम की जाती है और प्लेन तेजी से नीचे की ओर उतरने लगता है। अंदर बैठे लोग डर से कांप रहे थे और एयर होस्टेस सभी को अपनी जगह रहने की इंस्ट्रक्शंस देती है। इसी बीच पीछे बैठे पुलिस ऑफिसर का मोबाइल गिर जाता है और वो सीट बेल्ट खोलकर उसे उठाने की कोशिश करता है। उसकी मदद के लिए एक एयर होस्टेस भी खड़ी होती है, लेकिन तभी एक झटके से दोनों का सिर रूफ पर टकरा जाता है और गर्दन टूटकर वहीं पर दोनों मारे जाते। इधर काफी देर कोशिश के बाद पायलट्स किसी तरह प्लेन को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन हालात अब भी खराब। इमरजेंसी पावर बहुत कम बची थी और किसी सुरक्षित जगह तक जाना नामुमकिन था। ब्रॉडी फैसला करता है कि शायद समुद्र में क्रैश लैंडिंग करनी पड़ेगी। तभी दूर उसे जमीन का एक टुकड़ा दिखता है जो असल में एक आइलैंड। वो तुरंत डायरेक्शन बदलता है और काफी मुश्किल के बाद किसी तरह आइलैंड की एक रास्ते पर इमरजेंसी लैंडिंग करा देता। आखिर किस्मत से सभी पैसेंजर्स बच जाते हैं और किसी को बड़ी चोट नहीं आती। प्लेन में हल्की सी पावर अब भी बची हुई थी। ये देखकर ब्रॉडी को थोड़ी उम्मीद मिलती। इसके बाद वो सभी पैसेंजर को नीचे उतरकर सुरक्षित रहने के लिए कहते। सब एक एक करके उतरते हैं और थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है। तभी एयर होस्टेस मारिया बताती है कि डेविड को ले जाने वाला पुलिस ऑफिसर और एक स्टाफ मेंबर की मौत हो चुकी है और वो डेविड की हथकड़ी की चाबी ब्रॉडी को दे देती। अब सिचुएशंस और गंभीर हो चुके थे, क्योंकि ब्रॉडी खुद समझ नहीं पा रहा था कि वो कहाँ पर है और अब किसी से कांटेक्ट करना भी मुश्किल था। लेकिन फिर भी वो सभी पैसेंजर को समझाता है कि हम तक जरूर मदद पहुंचेगी, हम हर कोशिश में लगे हुए हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन तब तक हमें सुरक्षित होकर अच्छे से रहना होगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी तरफ एयरलाइन कंपनी को पता चलता है कि उनका एक प्लेन रेडार से गायब हो गया है और रेडियो सिग्नल भी टूट चुका है। घबराकर कंपनी का ओनर एक रेस्क्यू एक्सपर्ट को बुलाता है और कहता है, मुझे मेरे प्लेन की हर डिटेल्स चाहिए, वो कहाँ है और मेरे लोग जिंदा हैं या नहीं। इधर आइलैंड पर ब्रॉडी और सैमुअल नेविगेशन सिस्टम ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफिशिएंट पावर के बिना कुछ भी करना मुश्किल हो रहा। तभी मारिया आकर कहती है कि उन दोनों डेड बॉडीज का कुछ करना होगा, जिसके बाद ब्रॉडी जाकर उन्हें सुरक्षित रखने के लिए पैक करने लगता है। तभी ऑफिसर के पास मिली हुई गन वो
सेफ्टी के लिए अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो और सैमुअल जब मैप देखते हैं तो सच्चाई और डरावनी निकलती है। सैमुअल कहता है कि हम एक प्राइवेट आइलैंड पर हैं। मैंने पढ़ा है कि यहाँ ऐसे लोग रहते हैं जो किसी सरकार को नहीं मानते। अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो शायद हम में से कोई नहीं बचेगा। अब कहानी एक नए मोड़ पर खड़ी। ब्रॉडी समझ जाता है कि यहाँ से निकलने के लिए किसी भी हाल में बाहरी दुनिया से संपर्क करना होगा। वो फैसला करता है कि आइलैंड के दूसरी तरफ जाकर कोई काम करने वाला रेडियो ढूंढना होगा। जिसके बाद वो ऐसा कदम उठाता है जिसे सुनकर हर किसी की सांस थम जाए। वो कहता है, मेरे साथ डेविड जाए। ये कहकर वो खुद उसके पास जाकर उसकी हथकड़ी खोल देता। यहीं से शुरू होती है कहानी का असली ट्विस्ट, जहाँ एक पायलट और एक क्रिमिनल मिलकर मदद तलाश में निकल रहे हैं और दर्जनों बेगुनाहों की जिंदगी अब इन्हीं की किस्मत पर टिकी हुई है। इसके बाद दोनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ इसी आइलैंड पर रहने वाले एक आतंकी गैंग का सीन दिखाया जाता है, जहां एक आदमी भागते हुए अपने लीडर दातू के पास आता है और बताता है कि आइलैंड पर एक प्लेन इमरजेंसी लैंड हुई है और बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। ये सुनते ही दातू की आंखें चमक उठती हैं और उस आदमी को इनाम देकर वो तुरंत अपनी पूरी टीम को हथियारों के साथ तैयार होने के लिए कहता। इधर चलते चलते डेविड ब्रॉडी से कहता है, मुझ पर भरोसा करने के लिए बहुत शुक्रिया, वरना अब तक तो मैं सिर्फ एक खतरनाक कैदी था। ब्रॉडी जवाब देता है कि तुम्हारी वजह से मैं बाकी लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। इस आइलैंड पर एक खतरनाक गैंग है और अगर हालात बिगड़े तो मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत जो लड़ना जानता हो। डेविड कहता है, तुमने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैं कई साल यूएस मिलिट्री में रह चुका हूँ। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है और अचानक पीछे से डेविड गायब हो जाता। ब्रॉडी पलट कर देखता है तो वो मौका देखकर भाग चुका था। अब ब्रॉडी अकेला जंगल में आगे बढ़। कुछ दूर जाकर उसे एक सुनसान फैक्ट्री मिलती है। अंदर बहुत सारे कमरे थे और तभी उसकी नजर एक पुराने टेलीफोन पर पड़ती है, पर वो काम नहीं कर रहा था। इसलिए वो फौरन तार जोड़कर ट्राई करता है और किस्मत से फोन चल पड़ता। वो तुरंत अपनी एयरलाइन की हेल्पलाइन पर कॉल करता है और अपनी लोकेशन बताता है, लेकिन लाइन खराब होने की वजह से आवाज ठीक से नहीं पहुंचती और कॉल कट जाती। इसके बाद वो अपनी बेटी को कॉल करता है और कहता है कि वो उसकी बताई सारी इन्फॉर्मेशन नोट कर ले और जल्द से जल्द कंपनी के ऑफिस तक पहुंचा दे। लेकिन इसी दौरान पीछे से एक आदमी आकर ब्रॉडी पर हमला कर देता है। अचानक हुए अटैक से ब्रॉडी पहले कमजोर पड़ जाता है, फिर भी पूरी ताकत लगाकर उससे लड़ता है और काफी मुश्किल के बाद किसी तरह उसे बेहोश कर देता है। तभी कमरे में किसी और के आने की आवाज आती है तो वो तुरंत छिप जाता है, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि डेविड होता है। उसके हाथ में बंदूकें थीं और वो ब्रॉडी को बिना डरे बाहर आने के लिए कहता है। ब्रॉडी सामने आता है तो डेविड सबसे पहले उसे पानी पिलाता है और सेफ्टी के लिए उसे एक बंदूक दे देता है। इसके बाद दोनों फैक्ट्री के नीचे की तरफ जाते हैं, जहां उन्हें एक कैमरा और कुछ पासपोर्ट मिलते हैं। कैमरे में रिकॉर्डिंग देखकर सच्चाई सामने आती है कि ये आतंकी लोग विदेशियों को किडनैप करके उनकी फैमिली से मोटी रकम मांगते और पैसे मिलने के बाद भी उन्हें मार डालते। ब्रॉडी समझ जाता है कि हमारे पैसेंजर्स भी अब उनके निशाने पर हो सकते हैं। बाहर निकलते ही दोनों को उस आदमी की गाड़ी मिल जाती है और वो फौरन प्लेन की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर प्लेन के पास पैसेंजर्स बेचैनी से ब्रॉडी का इंतजार कर रहे थे। तभी दूर से बहुत सारी गाड़ियां आती हुई दिखाई देती हैं और सबको लगता है कि शायद रेस्क्यू टीम आ गई है, लेकिन अगले ही पल उन्हें समझ आता है कि ये लोग आतंकी हैं। हवा में फायरिंग होती है और सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं। वो बहुत सारे थे और सबके पास हथियार थे। इसी बीच ब्रॉडी और डेविड आसपास पहुंच जाते हैं और फायरिंग की आवाज सुनकर तुरंत गाड़ी साइड कर लेते हैं। फिर वो छिपकर देखते हैं कि एक आतंकी मारिया से सभी पैसेंजर्स की लिस्ट मांग और वो डर के मारे दे देती। फिर वो सैमुअल को गन पॉइंट करके सीनियर पायलट के बारे में पूछ। सैमुअल बताता है कि वो किसी काम से जंगल की तरफ गए हैं। इसी दौरान डर के मारे एक लड़की भागने की कोशिश करती, लेकिन उसे शूट करके मार दिया जाता। ब्रॉडी ये सब दूर से देखकर आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन डेविड उसे रोक लेता है क्योंकि उन सभी के पास बंदूकें थीं। फिर उनके सामने वो उस लड़की के बॉयफ्रेंड को भी मार डालते हैं क्योंकि वो बुरी तरह चिल्ला रहा था। इसके बाद आतंकी सभी पैसेंजर्स को एक बस में डालकर अपने अड्डे की तरफ ले जाते हैं। जाते जाते लीडर दातू अपने 2 आदमियों को प्लेन में कीमती सामान लाने के लिए छोड़ जाते। गैंग के निकलते ही ब्रॉडी और डेविड बंदूक लेकर बाहर आते हैं और उन दोनों में से एक शूट कर देते। फिर एक आदमी पर गन पॉइंट करके पूछते हैं कि वो पैसेंजर्स को कहाँ लेकर गए हैं। डर के मारे वो बता देता है कि पास ही जंगल में उनका अड्डा है और उनका लीडर दातू किसी पर रहम नहीं करता। दूसरी तरफ ब्रॉडी की बेटी वो इन्फॉर्मेशन रेस्क्यू एक्सपर्ट को दे चुकी थी और सैटेलाइट से पता लगाया जाता है कि प्लेन एक ऐसे आइलैंड पर है जहां एक खतरनाक आतंकी गैंग एक्टिव है। रेस्क्यू एक्सपर्ट तुरंत अपनी प्राइवेट आर्मी के कैप्टन को कॉल करता है और पूरी सिचुएशन समझा देता। टीम हथियार और पैसों से भरे बैग लेकर मिशन के लिए निकल पड़ती है। उधर ब्रॉडी प्लेन में जाकर देखता है कि सैमुअल ने नेविगेशन सिस्टम ठीक कर दिया था और बिजली भी वापस आ गई थी। वो जल्दी से अपनी यूनिफॉर्म पर एक मैसेज लिखकर छोड़ देता है ताकि रेस्क्यू टीम आते
ही उन्हें सारी जानकारी मिल जाए। इसके बाद वो और डेविड जंगल के रास्ते उस अड्डे की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पैसेंजर्स को कैद करके उनकी वीडियो बनाई जा रही होती है। अब मौत का असली खेल शुरू होने वाला था, क्योंकि कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम प्लेन तक पहुंच जाती है और उन्हें ब्रॉडी का मैसेज भी मिल जाता। इधर ब्रॉडी और डेविड मौत के अड्डे में पहुंचकर बहुत होशियारी से काम लेते हैं और मौका मिलते ही पीछे से जाकर 2 आतंकियों को खत्म कर देते हैं। इसके बाद दोनों चुपचाप आगे बढ़ते हुए एक बड़े से कमरे के पास जाते हैं जिसके अंदर सभी पैसेंजर्स को बंद किया गया था, लेकिन वहाँ भी हथियार लेकर गार्ड्स पहरा दे रहे थे। अब सीधे अंदर जाना मतलब मौत को दावत देना था, इसलिए वो इशारों में प्लान बनाते हैं। डेविड एक बड़ा सा हथौड़ा उठाता है और बिना आवाज किए एक एक करके गार्ड्स को खत्म करने लगता है। ब्रॉडी एक गार्ड से चाबी लेता है और चुपचाप जाकर दरवाजा खोल देता है। फिर सारे पैसेंजर्स से कहता है कि हमें फौरन उसी बस से निकलना होगा जिससे तुम्हें यहाँ लाया गया था। सब लोग ऐसा ही करते हैं और चुपचाप जाकर बस में बैठ जाए। तभी डेविड आकर ब्रॉडी को बताता है कि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, लेकिन वहाँ हथियारों के साथ कई गार्ड्स खड़े हैं जो हमें देखते ही गोलियों की बारिश शुरू कर देंगे। ब्रॉडी बस में बैठे पैसेंजर्स की तरफ देखता है जिनकी आंखों में डर और टूटी हुई उम्मीद झलक रही थी, और तभी वो एक ऐसा फैसला करता है जो सिर्फ एक सच्चा इंसान ही अपने लोगों के लिए कर सकता है। वो डेविड से कहता है कि मैं सामने जाकर उनका ध्यान भटकाऊंगा और तुम इस मौके में सबको यहाँ से निकाल ले जा। पर डेविड मना करता है कि वो तुम्हें मार डालेंगे, पर इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जिसके बाद ब्रॉडी अकेला आगे बढ़ता है और कुछ ही पल में पूरा गैंग उसे घेर लेता है। लीडर दातू के सामने आते ही वो कहता है कि मैं इन सब का पायलट हूँ और हमारी रेस्क्यू टीम रास्ते में होगी, इन लोगों को छोड़ दो। ये सुनते ही वो ब्रॉडी को पीटना शुरू कर देता। दातू गुस्से में कहता है पैसों के बिना यहाँ से कोई नहीं जा, पर ब्रॉडी उसका मुंह तोड़ जवाब देता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये सुनते ही वो ब्रॉडी को मारने ही वाले होते हैं कि तभी एक पल में पूरा सिचुएशन बदल जाता है। प्राइवेट रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँच जाती है और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती। कई आतंकी वहीं ढेर हो जाते हैं, लेकिन दातू और कुछ लोग बच जाते हैं। रेस्क्यू टीम ब्रॉडी को बचाकर फौरन बस में डालती और तेजी से सबको लेकर वहाँ से निकल जाती। दातू ये सब देखकर गुस्से में पागल हो जाता, क्योंकि उसका छोटा भाई मारा जा चुका था। वो गुस्से में कहता है मैं एक को भी यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। बस में रेस्क्यू टीम का कैप्टन बताता है कि हम सिर्फ 5 लोगों की प्राइवेट टीम है और असली रेस्क्यू फोर्स आने में वक्त लगेगा। हमारे पास टाइम बहुत कम है, अगर हम रुके तो वो हमें ढूंढकर मार देंगे, इसलिए कैसे भी करके हमें प्लेन से उड़ान भरनी होगी। फिर प्लेन के पास पहुँचते ही ब्रॉडी सबको बताता है कि पावर वापस आ चुकी, प्लेन स्टार्ट हो सकता है, इसलिए हम अभी उड़ सकते हैं। सारे पैसेंजर्स तेजी से प्लेन में चढ़ने लगते हैं और प्राइवेट टीम पोजीशन संभालती, लेकिन इसी बीच आतंकवादी पहुंचकर फिर से अटैक कर देते हैं। चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं, लेकिन प्राइवेट टीम भारी हथियारों से उनका जवाब देती है और कई आतंकियों को मार गिराती है। ब्रॉडी कैप्टन से कहता है कि टेक ऑफ में 5 मिनट लगेंगे, तब तक सिचुएशन संभालनी होगी। फिर वो डेविड की मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसके बिना इतना सब कुछ करना मुश्किल। जिसके बाद वो कॉकपिट में पहुंचकर सैमुअल के साथ प्लेन स्टार्ट करता है और बाहर डेविड रेस्क्यू टीम के साथ मिलकर आखिरी दम तक कवर फायर देता। इसी दौरान बुलेट लेने के लिए जब वो एक बैग खोलता है तो उसमें ढेर सारे पैसे होते हैं, लेकिन वो पैसों को इग्नोर करके दूसरे बैग से बुलेट निकालता है और फिर से लड़ाई में कूद पड़ता है। टेक ऑफ होने से पहले सबको प्लेन में चढ़ना था और सब लोग चढ़ जाते हैं, लेकिन डेविड जानता था कि अगर वो गया तो फिर से जेल जाना पड़ेगा, इसलिए वो पैसों का बैग उठाकर जंगल की तरफ भागने लगता है। उसी वक्त दातू रॉकेट लॉन्चर लेकर बिल्कुल प्लेन के सामने चला जाता है और उसका एक आदमी लॉन्चर चलाने वाला होता, लेकिन डेविड उसे देख लेता है और बिना वक्त गवाए सीधे उसे हेडशॉट मारकर खत्म कर देता है। ब्रॉडी प्लेन से ये सब देख रहा था, लेकिन दातू अब भी जिंदा था। वो नीचे झुककर फिर से लॉन्चर चलाने वाला होता है, लेकिन ब्रॉडी प्लेन तेजी से ले जाकर सीधे उसे कुचलते हुए टेक ऑफ कर लेता है और दातू का खेल खत्म हो जाता। डेविड नीचे खड़ा मुस्कुराता और फिर जंगल में गायब हो जाता। आसमान में जाते ही कंट्रोल टावर की टीम ब्रॉडी को नियरेस्ट एयरपोर्ट की लोकेशन देती है, लेकिन अभी भी एक मुसीबत बाकी। ब्रॉडी गोली लगने से बुरी तरह घायल था और तभी प्लेन के राइट इंजन में आग लग जाती है। धुआं उड़ने लगता है और प्लेन नीचे गिरने लगता, लेकिन ब्रॉडी हार मानने वाला नहीं था। वो पूरी ताकत लगाकर सैमुअल के साथ दूसरे इंजन का सहारा लेता और प्लेन को बैलेंस रखने की कोशिश। कंट्रोल टीम से बात हो रही थी और कुछ ही दूरी पर उन्हें एयरपोर्ट नजर। प्लेन की हालत बुरी तरह अनकंट्रोल हो चुकी थी, लेकिन दोनों पायलट अपनी जान की बाजी लगाकर किसी तरह प्लेन को रनवे पर उतार देते हैं और प्लेन तेजी से जाकर रनवे के बिल्कुल आखिर में रुकता है। सबकी जान बच जाती है और दोनों पायलट जैसे राहत की सांस लेते। बाहर पैसेंजर्स जिंदा होने की खुशी मनाते हैं और ब्रॉडी का दिल से शुक्रिया अदा कर रेस्क्यू टीम पहुंचती है और सबको सुरक्षित बाहर ले जाया जाता। ब्रॉडी भी बहुत खुश होता है, क्योंकि इतनी मुसीबतों के बाद सब वापस आने में कामयाब हो गए हैं। आखिर में वो सीढ़ियों पर बैठकर अपनी बेटी को कॉल करता है। उसकी आवाज कांप रही, लेकिन चेहरे पर सुकून होता। और इसी के साथ ये कहानी
कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।